वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। पहली बात, रेप्लिकेशन क्या है? रेप्लिकेशन इज द रिपीटिशन और द फॉर्मेशन ऑफ द कॉपीज ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की कॉपीज बनने की क्रिया को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स जिसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक थे न्यूक्लियस। दे डोंट हैव एनी न्यूक्लियस। इस फिगर में आप देख सकते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड इट हैज नो न्यूक्लियस, एंड except nucleus it has very few organelles. However, the ribosomes are present which are scattered here and there in the cytoplasm. आप इसमें देख पा रहे हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मीजोसोम्स हैं, और ये जो ग्रेन्यूल्स पड़े हैं माइक्रोसोम है। देयर इज नो न्यूक्लियस एंड देयर इज अ नेकेड डीएनए, यानी जो जेनेटिक मटेरियल है वो सर्कुलर फॉर्म में सेल में पड़ा होता है। ऐसी सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बाहर एक मजबूत वॉल होती है जिसे कहते हैं सेल वॉल। तो आज हम स्टडी करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए की कॉपीज बनने की क्रिया को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। उसको हम आज स्टडी करने जा रहे हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ऐसी सेल जिसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, बहुत कम सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। एंड बिकॉज दिस इज द वेरी सिंपल टू स्टडी, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस रेप्लिकेशन इन। हम बात कर रहे थे रेप्लिकेशन की। तो रेप्लिकेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू मॉलिक्यूल फ्रॉम द पेरेंट डीएनए। कहां से स्टार्ट होता है? एस फेज से। अब एस फेज क्या है? जैसा आप जानते हैं कि दो तरह का सेल डिवीजन होता है, माइटोटिक एंड मियोटिक सेल डिवीजन। इन सेल डिवीजन सेल साइकिल में होती है सेल फेजेस। पहली फेज होती है इंटरफेज, जिसे आप बोलते हैं रेस्टिंग स्टेज। दूसरी होती है प्रोफेज, यानी शुरुआत सेल डिवीजन की। सेकेंड होती है मेटाफेज, जबकि क्रोमोसोम सेंटर में आ जाते हैं। नेक्स्ट होती है एनाफेज, जबकि वो टेल रीजन पर चले जाते हैं। और लास्ट स्टेज होती है टेलोफेज, दैट इज डिवीजन ऑफ द सेल। अब रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है इंटरफेज से। इंटरफेज में भी तीन स्टेज होती हैं, G1 फेज, G2 फेज और S फेज। ये किसकी स्टेज है? फर्स्ट रेस्टिंग स्टेज की, दैट इज इंटरफेज ऑफ द सेल साइकिल। तो रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है आपका S फेज से। S फेज, ये देखिए S फेज से स्टार्ट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। जैसा आपको मैंने बताया, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो होता है सर्कुलर, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और ये होता है सर्कुलर डीएनए। नेक्स्ट, इसकी कॉइलिंग कुछ कम एक्सटेंसिव होती है इन कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक सेल्स, इसीलिए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्टडी करना आसान है इन कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक सेल्स। ये जो रेप्लिकेशन होता है, दिस इज बाय डायरेक्शनल, दो डायरेक्शन में चलता है, एक इस डायरेक्शन में और दूसरा दूसरे डायरेक्शन में। It is very important to know that replication of DNA is bidirectional. Bidirectional यानी ये अगर स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल्स का डबल हेलिकस जा रहा है, सर्कुलर है, तो एक इस डायरेक्शन में मूव होगा और दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा। क्लियर? सो इट इज bidirectional movement of DNA replication. डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से फिर आरएनए, आरएनए से डीएनए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा या कहिए मॉलिक्यूलर डॉग्मा। डीएनए से आरएनए की कॉपीज बनने की क्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, यानी ट्रांसक्रिप्ट हो गया डीएनए आरएनए में, ये देखिए ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनना, कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बनने की क्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर डॉग्मा और द सेंट्रल डॉग्मा। अब डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स तीन स्टेज में होता है। पहली स्टेज है इनिशिएशन, सेकंड इलॉन्गेशन
and third one is termination. अब पहली स्टेज इनिशिएशन, जैसा कि आपको मैंने बताया कि न्यूक्लियस होता नहीं और जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या होता है, वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। अब सर्कुलर फॉर्म में कोई भी रेप्लिकेशन, कहीं भी कोई क्रिया स्टार्ट होती है तो नेचुरली कोई ना कोई पॉइंट कहीं से तो वो स्टार्ट होगा, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं इनिशिएशन पॉइंट, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं ORIC। क्या बोलते हैं, ORIC। अभी ORIC क्या है, ORIC वो पॉइंट है जो कि एडेनिन और थायमिन से रिच एरिया होता है, और बेसिकली इस एरिया में 9 से 13 रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ एडेनिन एंड थायमिन होती है। ये एरिया इन कंपैरिजन टू ग्वानिन एंड साइटोसिन से लेस टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है, इसीलिए इनिशिएशन इस वाले एरिया से होता है जिसे हम बोलते हैं 9mer एंड 13mer, that which is rich in adenine and thymine. क्लियर, इस पॉइंट को बोलते हैं हम ORIC। तो इनिशिएशन पॉइंट ORIC से होता है। नेक्स्ट स्टेप है डीएनए रेप्लिकेशन में इलोंगेशन। अब स्टार्टिंग हो गया तो इलोंगेशन जैसे मैंने आपको बताया कि 2 डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन में चलता है, दोनों डायरेक्शन में चलता है। सर्कुलर है तो इस डायरेक्शन में भी जाएगा और ये इस डायरेक्शन में भी मूव करेगा, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप हो गया इलोंगेशन, फर्स्ट हो गया इनिशिएशन और थर्ड हो गया टर्मिनेशन। अब एक स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं वो टर्मिनेट भी होगा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं टर एंड टाउ। ये टर एंड टाउ क्या है, These are the points which are governed by the genes, जिसे हम बोलते हैं terminus sequence proteins। terminus sequence proteins, ये प्रोटीन्स बाइंड करते हैं डीएनए फॉर्क से और उसके इलोंगेशन को स्टॉप करते हैं, रोक देते हैं। इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं टर एंड टाउ प्रोटीन्स, and these 2 proteins are governed by the genes. They combine with it and they stop the elongation. So clear? There are 3 steps: initiation, elongation and terminus. अब mode of replication, कैसे replication होता है, इसके 3 तरीके हो सकते हैं। First, conservative, second maybe the semi-conservative and third was तीसरा वाला है dispersive। Conservative, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव, 3 तरीके से डीएनए का कॉपीज बन सकती है, रेप्लिकेशन हो सकता है। अब कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव क्या है ये, आइए इसके बारे में बात करते हैं। पहला आता है कंजर्वेटिव, यहाँ स्लाइड में देखिए आप, ये कंजर्वेटिव मेथड। कंजर्वेटिव में क्या है कि डीएनए मॉलिक्यूल्स अपनी कोई भी कॉपी पेरेंट्स को नहीं, डॉटर सेल को नहीं देता है। वो अपने आप जितना डीएनए उसका स्ट्रैंड्स है उन सबको कंजर्व कर लेता है, अपने पास रोक लेता है। और फर्स्ट रेप्लिकेशन में सारी कॉपीज आपकी नहीं बनती है। दिस मेथड इज नोन एज कंजर्वेटिव। क्या है ये, दिस मेथड इज नोन एज कंजर्वेटिव। और सेकेंड रेप्लिकेशन में फिर कंजर्वेटिव खत्म हो जाता है, एक स्ट्रैंड इस डीएनए से आएगा, दूसरा सेकंड में भी इस डीएनए से आएगा, तो ये मेथड है कंजर्वेटिव मेथड। सेकंड मोड ऑफ रेप्लिकेशन है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव मींस डीएनए मॉलिक्यूल आधा पार्ट एक डॉटर सेल को दे देता है, एक पार्ट दूसरे डॉटर, यहाँ देखिए एक ब्लू कलर इस पेरेंट से आ गया, एक जो रिप्रेजेंट किया है ब्लू कलर से, एक इससे आ गया, और ये प्रोसेस आगे कैरी ऑन होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है। यहाँ देखिए कि पेरेंट्स का कोई स्ट्रैंड इसमें नहीं आया, दिस इज द कंजर्वेटिव। एक को उसने दे दिया, लेकिन जो दूसरी कॉपी बनी वो दूसरी कॉपी बिल्कुल नए डीएनए मॉलिक्यूल्स की बनी। क्लियर? यहाँ पर एक डीएनए की कॉपी बनानी पड़ी नहीं, और एक कॉपी, क्योंकि एक एक कॉपी पेरेंट्स ने डॉटर सेल को दे दी। तीसरा मेथड है डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव में क्या है कि ये फ्रैगमेंट्स में अपना पेरेंट्स जो है डीएनए मॉलिक्यूल्स डॉटर सेल को देता है। इसमें आप देखिए कि पेरेंट सेल ब्लू कलर जैसे रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ नई कॉपी बनी रेड कलर,
फिर पेरेंट्स ने छोटी सी कॉपी, एक डीएनए की कुछ सीक्वेंसेस आ गई, फिर नई कॉपी बन गई, फिर डीएनए की कुछ नई सीक्वेंस आ गई, सेम इसी तरह से डिवीजन चलता रहा। इस तरह के मेथड्स को हम बोलते हैं डिस्पर्सिव मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन। क्लियर? अब कई तरह के डीएनए प्रोटीन्स होते हैं जो कि पूरे इस प्रोसेस में भाग लेते हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इसमें पहला है डीएनए ए। अब डीएनए ए का क्या काम है? ये उस पॉइंट को रिकॉग्नाइज करता है जहां से इनिशिएशन स्टार्ट करता है। क्या करता है? उस पॉइंट की पहचान करता है जहां से आपका शुरुआत होनी है डीएनए रेप्लिकेशन की। दूसरा डीएनए है डीएनए बी। ये क्या करता है कि जब पहचान हो गई तो उस सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स को अनवाइंड करता है, यानी जैसे रस्सी में दो लिपटे होते हैं उसको खोलता है, अनवाइंडिंग करता है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ डीएनए बी मॉलिक्यूल। तीसरा है डीएनए सी। अब डीएनए सी का क्या है? डीएनए सी वो अनबाइंडिंग कर रहा है तो उसको हेल्पिंग के लिए भी एक सपोर्टिंग चाहिए। डीएनए सी जो है वो बी को सपोर्ट करता है फॉर अनबाइंडिंग। अनबाइंडिंग जैसे कि आपका ये डीएनए मॉलिक्यूल हुआ, ये डीएनए मॉलिक्यूल हुआ, इसमें डीएनए बी हेल्प करता है। तो डीएनए बी और डीएनए सी ये इसके साथ अटैच्ड हो जाता है और इसको अनबाइंडिंग में हेल्प करता है। हेलिकेज, हेलिकेज को आप कहिए सीजर, काटने वाली कैंची। ये जो अनवाइंडिंग करता है तो इसके जो जोड़ है उसको ये काटने का काम करता है, यानी डिफॉर्क करता है, अनवाइंडिंग करता है। नेक्स्ट एंजाइम है गायरेज। गायरेज क्या है? आइसोमर एंड टॉप आइसोमरेज। गायरेज का फंक्शन, गायरेज का काम है कि उसको खोलना और नए टेम्पलेट प्रोवाइड करना। तीसरा है नेक्स्ट है एसएसबी प्रोटीन्स। अब जो अनवाइंडिंग होती जा रही है, डिफॉर्क होता जा रहा है डीएनए मॉलिक्यूल्स, वो आपस में दोबारा ना चिपके, ना लिपटे, उसके लिए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन्स के, जिसको हम बोलते हैं एसएसबी प्रोटीन्स। जैसे जैसे डिफॉर्किंग होती चली जाएगी, ये एसएसबी, ये सपोज ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ये डीएनए मॉलिक्यूल है और ये डिफॉर्क अनबॉन्डिंग, ये एसएसबी प्रोटीन्स आपके यहाँ अटैच होते चले जाएंगे, जिससे कि ये दोबारा से आपस में चिपके नहीं। तो इस तरह से ये प्रोटीन्स इस तरह से भाग लेते हैं। रेप्लिकेशन फॉर्क, यानी जब रेप्लिकेशन शुरुआत होती है, जब कॉपीज बननी शुरू होती हैं, तो ये 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड की स्पीड से मूवमेंट होता है। So you can imagine the 1000 nucleotides per seconds are moved in one direction, और ये किस डायरेक्शन से स्टार्ट होता है? 5 to 3 प्राइमर, 5 से 3 प्राइमर डायरेक्शन में पॉलीमरेज की हेल्प से ये रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम आते हैं कि रेप्लिकेशन, आपको मैंने बताया इनिशिएशन हो गया और टर्मिनेशन हो गया। अब इनिशिएशन एक पॉइंट से, प्रीवियस स्लाइड पर जाते हैं। इनिशिएशन एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, सपोज ये सर्कुलर डीएनए एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ। कहां से स्टार्ट होगा? 5 to 3 प्राइमर से स्टार्ट होता है। जो पॉइंट हुआ उस पॉइंट को हम बोलते हैं ORIC। अभी ORIC क्या है? आपको बताया कि ये वो पॉइंट है जो सबसे कमजोर, जो एडेनिन और थाइमिन के बेस पेयर सीक्वेंस से बना होता है, और इसमें बेस पेयर में लगभग 9 से 13 बेस पेयर सीक्वेंसेस ऑफ एडेनिन और थाइमिन की होती हैं। क्योंकि ये बहुत कम टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है इन कंपैरिजन टू ग्वानिन एंड साइटोसिन, इसीलिए रेप्लिकेशन यहां से स्टार्ट होता है। और किस डायरेक्शन में होता है? 5 to 3 प्राइमर स्टेज में। अब डीएनए में दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपको जैसे पता है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो एक 5 to 3 होगा, और अगर ये 5 to 3 है, ये 5 to 3 डायरेक्शन है, तो दूसरा 3 to 5 होगा। स्टार्ट कहां से होगा? 5 to 3 प्राइमर डायरेक्शन से। उस स्ट्रैंड को जो कि 5 to 3 प्राइमर डायरेक्शन होती है, उसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं?
लीडिंग स्ट्रैंड्स। क्लियर? उसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड्स। दूसरे एंड को हम बोलते हैं लैगिंग, यानी बैक बिहाइंड। अब आगे और इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे ये लीडिंग और लैगिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है। पहली स्टार्टिंग क्या होता है कि डीएनए ए प्रोटीन, कौन सा? डीएनए ए, ये बाइंड हो जाता है ORIC से, और बाइंड होने के बाद ये उसको अनबाइंडिंग करनी शुरू कर देता है, यानी वहां से डीएनए मॉलिक्यूल जो डबल हेलिकल था वो वहां से खुलना शुरू हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज क्या है? हेलिकेज इज अ सीजर जो काटने का काम करती है। जैसे वो खुलता रहता है ऐसे वो उसको काटती चली जाती है और फॉर्क जैसे बना हुआ फॉर्क फॉर्मेशन बनी हो जाती है। इसके बाद जैसे जैसे वो खुलना शुरू होता है तो डीएनए मॉलिक्यूल्स का बढ़ना शुरू हो जाता है, उसकी लेंथ बढ़नी शुरू हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन में क्या होता है कि प्राइमेज, यहाँ देखिए प्राइमेज एंजाइम, ये यहाँ से खुलना शुरू हुआ प्राइमेज एंजाइम, और ये प्राइमेज एंजाइम डीएनए थर्ड ये न्यू स्ट्रैंड का को डेवलप करता है, यानी ये बेस पेयर देता है आरएनए प्राइमर। प्राइमेज एंजाइम आरएनए प्राइमर देता है किसको? डीएनए मॉलिक्यूल्स को नया स्ट्रैंड बनाने के लिए। और न्यू स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में डेवलप होता है? 5:3 डायरेक्शन में। किसमें? 5:3 डायरेक्शन में। यहाँ देखिए ये इसमें 5 से 3 में ये जो डायरेक्शन जा रही है ये फ्रेगमेंट बन रहा है नया, और दूसरा बेस पेयर क्या था? 3:5। तो यहाँ अगर ये 3 था तो स्टार्ट कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से 3 प्राइमर से, क्योंकि दूसरा प्राइमर कहाँ से स्टार्ट होगा? 5 से। डायरेक्शन क्या होती है हमेशा? 5:3 प्राइमर से बनना शुरू होता है। तो दोनों अपोजिट होते हैं, तो इसलिए इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। यहाँ कोई समस्या नहीं है नया रेप्लिकेशन बनने में। प्राइमेज एंजाइम नया आरएनए बेस पेयर देता रहता है, और आरएनए बेस पेयर कन्वर्ट होता रहता है, आपके ट्रांसलेशन होना है डीएनए मॉलिक्यूल्स में, और नया डीएनए स्ट्रैंड बनता चला जाता है। हेलिकेज इसको काटता चला जाता है और नया फॉर्क बनता चला जाता है। इसके अलावा ये आपस में चिपके नहीं तो कुछ प्रोटीन्स बाइंड, ये देखिए पर्पल कलर से जो दिखा रखे हैं सिंगल स्ट्रैंड की, दीज आर द SSB प्रोटीन। ये जैसे जैसे अनबाइंडिंग होती है वो उससे अटैच्ड होते चले जाते हैं कि दोबारा से बाइंडिंग ना हो। और एक और स्लाइडिंग क्लैम्प प्रोटीन्स टाइप से स्ट्रक्चर होती है जो कि क्लैम्प बनाता है उनको टाइट करने के लिए, कि ये मूव ना हो, मतलब जैसे जैसे नया स्ट्रैंड बनता रहता है वो उसके ऊपर स्लाइड करता रहता है, मूव करता रहता है, और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स जैसा आप इस स्लाइड में देख रहे हैं वो बनती रहती है। इसे बोलते हैं हम स्लाइडिंग क्लैम्प। अब हम आते हैं दूसरे स्टैंड पर। यहाँ 3 था, 5 से 3 डायरेक्शन बनना शुरू हो गया। अब दूसरा स्टैंड था उसका 5, क्योंकि यहाँ से प्राइमर स्टार्ट नहीं होता है, ठीक, यहां से नहीं होता है, तो क्या था? 5:3, और 3 डायरेक्शन से होता है, तो इसमें आरएनए प्राइमर कहां से आता है? अपोजिट डायरेक्शन से। कहां से आएगा? अपोजिट डायरेक्शन से। यहाँ आप देखिए यहाँ आरएनए प्राइमर एंटर हुआ और यहाँ प्राइमेज मिला, इसने छोटा सा बेस पेयर किया और यहाँ छोटा सा मॉलिक्यूल एक डीएनए का बन गया, फिर उसने एक बेस पेयर दिया, फिर छोटे सा डीएनए मॉलिक्यूल बन गया। इन फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, आरएनए बेस पेयर आता है, प्राइमेज आता है, एक फ्रेगमेंट बना, फिर थोड़ी देर में आरएनए बेस पेयर आया, फिर एक छोटा सा फ्रेगमेंट बना, इसीलिए इस स्ट्रैंड को हम लैगिंग स्ट्रैंड्स बोलते हैं। और ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं इनको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्लियर? इनको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब ये ओका छोटे छोटे, ये तो डीएनए मॉलिक्यूल्स कंप्लीट बन गया सेकेंड स्टैंड, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं। इन फ्रेगमेंट्स को आपस में बाइंड करने के लिए, ये जो फ्रेगमेंट्स है आपस में बाइंड करने के लिए एक और एंजाइम होता है जिसे बाइंडिंग फ्रेगमेंट्स कहते हैं, दैट इज डीएनए लाइगेज। क्या होता है? डीएनए लाइगेज। लाइगेज जो है इन छोटे छोटे बाइंडिंग प्रोटीन्स को आपस में बांधता है। तो इस तरह प्रोसेस से क्या हो गया? इलॉन्गेशन ऑफ
डीएनए मॉलिक्यूल। पहली स्टेज हो गई इनिशिएशन एंड सेकेंड इज इलोंगेशन। क्लियर? अब ओकाजाकी जो हम बात कर रहे थे क्या है? दीज आर द स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स। और हर एक को एक प्राइमर चाहिए होता है स्टार्ट सिंथेसिस करने के लिए। जो प्राइमर कौन देता है? आरएनए प्राइमेज बेस पेयर देता है। और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इनको क्यों दिया गया? बिकॉज दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वाज कॉइन्ड बाय अ जापानीज साइंटिस्ट, जिसने इसको डिस्कवर किया था, उसका नाम था ओकाजाकी। उसके नाम पर इसको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। He was a Japanese scientist जिसने सबसे पहले लैगिंग स्ट्रैंड्स में इसको फाइंड आउट किया था कि 3 से 5 में कैसे बनेगा, राइट? स्ट्रैंड विद द ओकाजाकी नोन एज लैगिंग स्ट्रैंड्स। जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट जहां होता है उस स्ट्रैंड्स को हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड्स। एक बार और इस स्लाइड की हेल्प से आप समझ सकते हैं रेप्लिकेशन फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। जैसे आप जानते हैं हेलिकेज किसका काम करता है? डबल स्ट्रैंड है। हेलिकेज किसका काम करता है? सीजर का। ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है इसके जो बेस पेयर्स है इनको काटने का काम करता है। ये रो दिखा है, इसको सीजर की तरह काटता चला जाता है जिससे दोनों स्ट्रैंड बिल्कुल अलग हो जाते हैं और एक फॉर्क बनती है। एक फॉर्क बनी और इस फॉर्क से एक इसमें लैगिंग होगा और एक इसमें होगा लीडिंग स्ट्रैंड। लैगिंग यानी अगर ये 5 है तो कहां से शुरुआत होती है? 5 प्राइमर, यानी ये 3 प्राइमर होना चाहिए। ये 3 प्राइमर होगा तो यहां से शुरुआत हुई 5 to 3। तो ये जो स्ट्रैंड हो गया ये हो गया लीडिंग स्ट्रैंड। यहाँ नया डीएनए मॉलिक्यूल बनने में कोई समस्या नहीं है। आरएनए प्राइमर देता है और यहाँ से सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है और कंटिन्यूएशन में नया डीएनए मॉलिक्यूल बन जाता है और ये एक नई कॉपी बनकर तैयार हो जाती है जिसे हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। दूसरा, क्योंकि यहां पर क्या है? यहां पर आपका यहां पर 3 था, ये 5 से स्टार्ट हुआ, यहां पर ऑलरेडी 3 था। अब यहां पर जो 3 है हमने कहा ये 3 स्ट्रैंड है पेरेंट का। ये 5 स्ट्रैंड है पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स का और वो 3 था। तो यहाँ 5 से स्टार्ट हो गया, कोई समस्या नहीं आई। लेकिन क्योंकि ये 5 है, 5 से डायरेक्शन में नहीं बनता है तो क्या होगा? इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि रेप्लिकेशन क्या होता है? बाई डायरेक्शनल, 2 डायरेक्शन में चलता है। बाई डायरेक्शनल मीन्स एक डायरेक्शन ये और दूसरी ये। क्लियर? इट इज बाई डायरेक्शनल। तो इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये बैक बिहाइंड और इसमें छोटे छोटे जो आप देख रहे हो रेड, ये छोटे छोटे स्ट्रैंड्स बनते हैं जिसे हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्लियर? अब जो एंजाइम्स हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में काम करते हैं उन डीएनए एंजाइम्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। एक होता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। दिस इज डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस होता ही नहीं प्रोकैरियोटिक में, इसलिए साइटोप्लाज्म में होता है। और ये क्या करता है? आरएनए प्राइमर को रिप्लेस करता है विद द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। जो नया डीएनए बना उसको आरएनए प्राइमेज से रिप्लेस करता है। दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। ये कहीं अगर डैमेज हो गया नया बना हुआ डीएनए या कहीं भी पूरी सेल में कोई डैमेज है तो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड उसको रिपेयर का काम करता है, उसमें उसको सही करता है। थर्ड पॉलीमरेज एंजाइम है डीएनए का थर्ड मेन एंजाइम। ये सबसे मुख्य एंजाइम है और इसका क्या काम है? ये न्यूक्लियोटाइड से ऐड होता है, न्यूक्लियोटाइड पर ऐड होता है इन द डायरेक्शन ऑफ 5:3, क्योंकि स्ट्रैंड्स किस डायरेक्शन में बनता है? 5 से 3 की डायरेक्शन में। तो ये वहां ऐड होगा, ऐड होने के बाद न्यूक्लियोटाइड का बेस पेयर देगा और वहां से नया मॉलिक्यूल डीएनए का बनना शुरू हो जाएगा। हेलिकेज जैसा आपको बताया कटिंग का काम करता है, लाइगेज बाइंडिंग का काम करता है, प्राइमेज मेन बेस पेयर देता है आरएनए मॉलिक्यूल्स के, जिससे कि शुरुआत होती है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स की। स्लाइडिंग क्लैंप, स्लाइडिंग क्लैंप आपने पहली स्लाइड्स में देखा किस तरह से जैसे जैसे डिफॉर्क होता है वो डिफॉर्क होने पर स्लाइडिंग क्लैंप वहां पर लगता चला जाता है। तो स्लाइडिंग क्लैंप क्या है? इट हेल्प्स टू होल्ड द डीएनए पॉलीमरेज इन प्लेस, कि वो आगे ना मूव कर जाए, जो उसको काम करना है वो प्रॉपर प्लेस पर करे और आगे मूव नहीं करे।
ये काम करता है स्लाइडिंग क्लैंप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है टॉप आइसोमेरेज। टॉप आइसोमरेज क्या है? आइसोमरेज ये स्ट्रेस को रिलीव करते हैं। अब आप सोचिए कि एक रस्सी है, एक रस्सी डबल हेलिकल इस तरह से आपस में लिपटी हुई है, और जब ये अनवाइंडिंग शुरू होगी, यहां से मैंने अनवाइंडिंग शुरू की, तो नेचुरली जो दूसरी डायरेक्शन में है उस तरफ स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। उधर ये नहीं कहिए कि आप जो सर्कल्स हैं वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। उस स्ट्रेस को रिलीव करने का काम है टॉप आइसोमरेज का। ये डीएनए मॉलिक्यूल से जो अनवाइंडिंग से नेक्स्ट अपोजिट डायरेक्शन में है उससे स्ट्रेस रिमूव करती है, दैट इज टॉप आइसोमरेज। एसएसबी प्रोटीन्स मैंने आपको बताया, जैसे जैसे अनवाइंडिंग होती रहती है टॉप एसएसबी प्रोटीन्स वहां पर बाइंड होते रहते हैं टू स्टॉप द रिवाइंडिंग ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स। अब हम आते हैं टर्मिनेशन पॉइंट पर। इलॉन्गेशन हो गया, टर्मिनेशन पॉइंट